Hello all. Now we will study effect of temperature on reaction rate. If you remember, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे कि what factors in what factor rate depends. So शायद ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर था जिसमें कि मैंने कहा था कि जो रेट होता है डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, लाइट एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट. सो उसी टाइम मैंने मेंशन किया था कि इन चीज़ों को हम, इस इफ़ेक्ट को हम फर्दर स्टडी करेंगे बिकॉज ये एक बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का. ठीक है, तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट. सभी केमिकल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है. ओके, और एक बात आपको याद होगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में मेटल सरफेस से जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है टू एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. वैसे हर केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है. उस मिनिमम एनर्जी का नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है, जितनी ईजिली वो उस मिनिमम एनर्जी को अचीव कर लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट हो जाएगा. ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक कंटेनर है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर रहे हैं. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी. सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल मूव फास्टर एंड देयरफॉर कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली. हाँ, एक बात और है कि रिएक्शन को होने के लिए दो मॉलिक्यूल का आपस में कोलाइड करना मस्ट है. ओके, यानी कि अगर आपको A प्लस बी रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट C बना रहे हैं तो अगर A मॉलिक्यूल B मॉलिक्यूल से कोलाइड नहीं करेगा, अब ये कोलाइड कैसे करेगा वो इस लेक्चर में आगे है. तो किसी रिएक्शन को होने के लिए द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर, राइट. और नंबर ऑफ कोलिजन अगर बढ़ेंगे तो बहुत सारे रिएक्टर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल मूव फास्टर एंड देयरफॉर कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली. ठीक है, एंड टेम्परेचर बढ़ाने से वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, सो रिएक्शन रेट इंक्रीजेस. ओके, नाउ इसमें जो एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है इसको अच्छे से नोट कर लेना. एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन रेट इज इंक्रीजेस 2 to 3 times फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. ऐसा देखा गया है कि फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो जो रेट होता है वो 2 to 3 times तक बढ़ जाता है. इट में भी टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाने से हो सकता है कि पहले रिएक्शन का रेट R हो तो 10 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ा दिया तो वो 2R हो सकता है, 2.1 R हो सकता है, 2.3 R हो सकता है, या 3 times तक बढ़ जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, नॉट फॉर एवरी रिएक्शन. ओके, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 to 3 times फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. ओके, now let us consider a simple reaction A to P. A is the reactant, P is the product. okay, so इसका रेट कैसे लिखेंगे? तो इसका रेट है R इक्वल टू K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A. रेट ऐसे लिखते हैं. दिस इज द काइंड ऑफ रेट लॉ यू कैन से, या यू कैन से इट इज़ ए लॉ ऑफ मास एक्शन अगर पावर यहाँ पर 1 है. सो रेट ऐसे लिखेंगे. नाउ अब ध्यान देना, इस रिएक्शन को मैं अगर टेम्परेचर, ये दो टेम्परेचर रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर T पर और टेम्परेचर T प्लस 10 पे. अब आपको पता है रेट कांस्टेंट K डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. ठीक है,
डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, रेट कांस्टेंट के जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए टेम्परेचर जब चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। ठीक है, तो हमने इसको अगर दो टेम्परेचर में लिखना चाहें तो RT टेम्परेचर पे इसका रेट कांस्टेंट KT हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ RT टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट KT इंटू कंसनट्रेशन A, और RT+10 टेम्परेचर में जो रेट कांस्टेंट होगा KT+10 एंड A। ठीक है, इसको आप K1 K2 भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा रेट किस में होगा? जब टेम्परेचर T+10 होगा, क्योंकि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट इज इंक्रीजेड टू 3 टाइम्स। तो देखो, तो जब हमने रेट, ये R है बच्चों, इसको पाई मत समझना, जो RT+10 डिवाइड बाई RT, यानी टेम्परेचर T+10 और टेम्परेचर T पर हम अगर रेट को मेजर करें तो देखो R = KT है, तो इधर में RT+10, तो यहाँ पर KT+10 और डिवाइड बाई RT, तो KT और A से A कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स। ओके, मैं इसको आपको एक अच्छे पेज में बता दूँ लिख करके कि जो रेट है रेट इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन A है। तो रेट को अगर मैं टेम्परेचर T+10 देख रहा हूँ, T+10, तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा KT+10 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A, एंड रेट को हमने T पर देखा है तो ये KT इंटू कंसनट्रेशन A, और इसके बाद इसको हमने डिवाइड कर दिया। सो RT+10 अपॉन RT इक्वल टू KT+KT, तो मैं इसको लिख सकता हूँ RT+10 अपॉन RT इक्वल टू KT+10 अपॉन KT, विच इज इक्वल टू, इस पर रेट ज़्यादा होगा, विच इज इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स। यही बात मैंने वहाँ पर नोट की है। ओके, और इस रेशियो को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो लेट मी राइट अगेन, टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू KT+10 अपॉन KT इक्वल टू 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, अंडरस्टूड। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो, फॉर रिएक्शन A to B, rate is R at 25 degree Celsius. If temperature coefficient is 2, find rate of reaction is 55 degree Celsius. Okay, so कोई रिएक्शन, फिर से सुनो क्वेश्चन, फॉर रिएक्शन A to B, rate is R at 25 degree Celsius. इफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज 2, टेम्परेचर कॉफिशिएंट देना मस्ट है, अदरवाइज हम कितने टाइम से रेट को बढ़ाएंगे ये नहीं पता चलेगा। 2 टाइम से बढ़ाना है, 3 टाइम से बढ़ाना है, 2.5 टाइम्स बढ़ाना है, इस वजह से। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 दे रखा है, फाइंड द रेट एट 55 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ध्यान से, 25 डिग्री सेल्सियस पर रेट क्या है रिएक्शन का? R। 10 डिग्री बढ़ा दिया हमने, 25 से कितना कर दिया? 35 डिग्री सेल्सियस। तो जब 35 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो रेट टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 है, यानी कि रेट पहले का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो रेट हमने क्या लिख दिया? 2R, 2 टाइम्स, दिस इज R। फिर 10 डिग्री बढ़ा दो तो इसका फिर से 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू 2R, और फिर से 10 डिग्री बढ़ा दिया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू R, तो ये कितना आ जाएगा? 8R। समझ गए ना आप लोग? कहने मतलब ये है कि रिएक्शन A से B थी जिसका रेट था R1, ठीक है, रेट था R1 एट 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी R था। तो 35 पे इसका रेट कितना हो जाएगा? 2R, क्योंकि 10 डिग्री राइज करने के लिए 2 टाइम्स रेट बढ़ जाएगा। 2 टाइम्स बढ़ाना है 3 टाइम्स, टेम्परेचर कॉफिशिएंट पे डिपेंड करता है। 45 पे कितना रेट हो जाएगा इसका? 2R इंटू 2, और 55 पे कितना हो जाएगा? 2R इंटू 2 इंटू 2, तो कितना होगा? 8R। यानी कि इनिशियल रेट जो R है वो 8 टाइम्स हो जाएगा जब टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यह है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसको और फर्दर बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इंटरेस्टिंग सा। फॉर रिएक्शन R2P, रेट इज R एट 25 डिग्री सेल्सियस, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या करोगे?
25 से 40 डिग्री, देखो रिएक्शन है R2P, सो रेट इक्वल टू R एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इसमें टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज नॉट मेंशन, तो लेट टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है, लेट टेम्परेचर कॉफिशिएंट इक्वल टू 2 है, ठीक है। ओके, सो नाउ रेट इक्वल टू 2R एट 35 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री बढ़ा दिया तो, एंड रेट विल बी, एंड रेट इक्वल टू 2R इंटू 2 एट 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसने तो पूछा है 40 डिग्री पे, तो यहाँ से तो मैंने 5 डिग्री बढ़ाया है ना। तो थ्योरेटिकली हम कैसे कह सकते हैं कि पहले 2 की पावर 1 हुआ, और फिर ये कितना हो गया 45 डिग्री पे 2 की पावर 2R, तो फिर 1 और 2 के बीच में कितना बढ़ना चाहिए। सो रेट इक्वल टू 2 की पावर 1 प्लस 0.5, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस 1 हुआ, 2 की पावर 2 क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 1 प्लस 1R। तो पहले 1 था, फिर 1 था, फिर 5 डिग्री के लिए मैं इसको 0.5 कर सकता हूँ एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 1.5 या 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 0.5 विच इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ हाफ 2√2, यानी कि 2 इंटू 1.41। या फिर एक फार्मूला बना सकते हो मैथ्स के स्टूडेंट, देखो तो फार्मूला कैसे बना सकते हो, जो रेट होगा, फाइनल रेट जो होगा वो इस तरह से, देखो इस तरीके से, अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 है तो टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10 की हुई फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये आपका न्यू रेट होगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में टेम्परेचर हमने कितना किया 40 डिग्री, और इनिशियल कितना था 25 डिवाइड बाई 10 कितना आया, इट विल बी 15 डिवाइड बाई 10 इन 2 की पावर 1.5 ऑफ इनिशियल रेट R, ठीक है। अगर मान लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट 3 है तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, 3 की पावर T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10, इस तरह हम फार्मूला बना सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, इस टेम्परेचर के वेरिएशन को और अच्छे समझने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, इसे हम कोलिजन थ्योरी भी कहते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम पढ़ रहे हैं बेसिकली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी के कुछ एजम्पशंस हैं, इसमें भी यही बात बताई गई है कि अगर आपने रिएक्शन कोई ली है A2 प्लस B2 से क्या बनेगा 2AB, सो A2 B2 से कोलाइड करेगा तब जाके AB बनेगा, ठीक है। यानी कि किसी रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड टू ईच अदर। अच्छा, अगर रिएक्शन को बैकवर्ड होनी है तो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं दे शुड कोलाइड टू ईच अदर टू फॉर्म रिएक्टेंट अगेन। बट ऐसा भी नहीं है कि अब एक कंटेनर में इस तरीके से A के हजारों मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ A, ठीक है, एंड दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ B, ठीक है। बहुत सारे A मॉलिक्यूल्स हैं एंड बहुत सारे B मॉलिक्यूल्स हैं। अब ऐसा नहीं कि ये इससे बस कोलाइड कर जाए और प्रोडक्ट बन जाए, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर आप कितने मॉलिक्यूल समझ सकते हो। मैं A के मॉलिक्यूल मान सकता हूँ Na पार्टिकल्स, Na यानी कि 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ B ऑल्सो। इतने सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं इस कंटेनर के अंदर, तो न जाने कितने कोलिजन होंगे, बट सभी कोलिजन ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट को बना दें, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी में यही बातें बताई गई हैं, इसको ज़्यादा ध्यान से हम लोग समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 4 to 5 पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान देना। द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे मस्ट बी कोलाइड
दे मस्ट बी कोलाइड फॉर अ रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। बट सेकेंड पॉइंट क्या है, बट एवरी कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट इफेक्टिव। बट ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल ने टच किया और प्रोड बन गया, ऐसा नहीं है। तो वही बात यहाँ पर है, बट एवरी कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन को मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, नीचे डिफाइन किया मैंने कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कोलिजन। तो कोलिजन दैट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, ये मैंने क्या डिफाइन किया यहाँ पर, इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोलिजन दैट प्रोड्यूस प्रोडक्ट, मतलब हजारों कोलिजन में से हो सकता है 2 to 3 कोलिजन ऐसे हों या 10 कोलिजन ऐसे हों जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, अदरवाइज वो रिएक्टेंट में रहते हैं, बस उनकी एनर्जी बढ़ जाती है कोलिजन होने के बाद, ठीक है। दो स्पीड वेलोसिटी से दो पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं, एकदम से टकरा गए ऐसे, तो टकराने के बाद क्या होगा, देयर एनर्जी विल इंक्रीज, ओके। सो बट ऐसा नहीं है कि एनर्जी इंक्रीज होने के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, अब इफेक्टिव कोलिजन कैसे होगा, इस बात को कैसे समझें, कैसे कहें कि कोलिजन इफेक्टिव है। तो फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट क्रॉस 2 बैरियर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उनको 2 बैरियर क्रॉस करने पड़ेंगे, यानी प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए उनको 2 रास्ते से 2 पाथ से गुजरना पड़ेगा, 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, ये कह सकते हो। एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा और एक ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, तो देखो ध्यान से, एनर्जी बैरियर, तो मैंने जैसे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कहा था कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट A2 + B2 है और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट 2AB है, या आप यहाँ पे A और यहाँ पे P कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट मैंने मान लिया कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है कम है, इस ग्राफ को इसको ऊपर और इसके लेवल को नीचे भी कर सकते हैं, इट्स ओके। सो लेट की प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो यानी कि रिएक्शन मोर लाइकली टू अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो इसमें हम एनर्जी पॉइंट बना के लिखेंगे, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू टेक्स प्लेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस पीक पर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो कि मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो 2 मॉलिक्यूल्स आए और इन्होंने आपस में कोलाइड कर लिया, ठीक है। अब इनके बीच में देखो कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद इनकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब अगर एनर्जी इंक्रीज होते होते एनर्जी इस पॉइंट पे पहुंच गई तब तो प्रोडक्ट बनने के चांस है, अदरवाइज प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म। अब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं टू रीच दिस लेवल इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, इसको न्यू पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, द मिनिमम एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स टू रीच द लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने के बाद अगर वो एनर्जी इनकी इंक्रीज होगी, जब 2 पार्टिकल टकराते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो द मिनिमम एनर्जी ऑब्टेन बाय कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स टू रीच द लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि A2 B2 कोलाइड करने के बाद जो एनर्जी गेन करके अगर यहाँ तक पहुँच जाते हैं दिस कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। A फॉर एक्टिवेशन, E फॉर एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पर ये भी जो ध्यान रखना कि अगर ऐसा हो जाए कि प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो है वो भी कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जब ज़्यादा बन जाएंगे तो दे विल ऑल्सो कोलाइड, तो अगर ये कोलाइड करेंगे तो ये भी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, लेकिन इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ये कोलाइड करेंगे यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, ये कोलाइड करेंगे यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। नाउ ये एनर्जी कौन सी थी, मॉलिक्यूल के पास सबके पास खुद कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो इतनी एनर्जी क्या है, एवरेज एनर्जी। और ये तो A2 B2 के पास पहले एनर्जी क्या 0 होगी क्या, क्योंकि ये ट्रैवल कर रहे हैं कंटेनर के अंदर, दे हैव सम एनर्जी ना, उस एनर्जी का नाम क्या है, एवरेज एनर्जी। हर मॉलिक्यूल के पास कुछ, आपने इंटर एनर्जी पढ़ा है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स, तो
तो ये जो इनके पास पहले से एसोसिएट एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज एनर्जी, और फिर ये कोलाइड करने के बाद इस लेवल तक पहुंच रहे हैं तो इसे बोलते हैं एक्टिव एनर्जी। और एवरेज एनर्जी तो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो हम यहाँ से देखेंगे ना, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, जो एनर्जी ये थी और प्लस ये एनर्जी दैट इज एवरेज एनर्जी। ओके, इतना क्लियर है। तो ई थ्रेशोल्ड इक्वल टू एक्टिव एनर्जी प्लस ई थ्रेशोल्ड इक्वल टू एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। एंड नेक्स्ट बात ये कि एक्टिव एनर्जी डिफाइंड फॉर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये जो डिफरेंस है बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एनर्जी, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये भी आपने 11 में पढ़ा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो एंथैल्पी ये एनर्जी क्या है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। तो डेल्टा एच इक्वल टू एक्टिव एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिव एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ई ए बी ई एफ। ठीक है, एक्टिव एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। अब अगर डेल्टा एच हमारा नेगेटिव आता है तो यू नो दैट इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो। ठीक है, और अगर डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव आता है तो इट विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बताओ ये रिएक्शन, ये ग्राफ किसके लिए, एक्सो के लिए, एंडो के लिए। तो देखो यहाँ पर एक्टिव एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड से ज़्यादा है ना, यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा है ना, ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल है। ठीक है, तो ये गैप से ज़्यादा है, तो ई ए बी ई एफ माइनस ई ए बी क्या आएगा, ई एफ माइनस ए बी नेगेटिव आएगा इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। तो दिस ग्राफ बिलोंग टू जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओरिएंटेशन बैरियर। ये क्या होता है, तो मैंने कहा कि दो बैरियर क्रॉस करने हैं, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। तो ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तभी प्रोडक्ट बनेगा। कोलाइड करने के बाद एनर्जी कितनी भी आ जाए, अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस बात को आप केमिकल बॉन्डिंग में समझ सकते हो कि जब दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जैसे एक ये पी ऑर्बिटल है और दूसरा ये पी ऑर्बिटल है, जब ओवरलैप करते हैं इसे बोलते हैं हेड टू हेड कोलिजन। याद है, दिस कॉल्ड हेड टू हेड कोलिजन। तो इसमें आप दिखाते हो कि इस तरह कोलिजन हो गया, दिस इज द पी पी ओवरलैपिंग, और कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लेकिन एक ऐसा हो जाए कि एक्सिस हमारी ये हो, एक पी ऑर्बिटल ऐसा हो और एक पी ऑर्बिटल ऐसा हो, तो नो बॉन्ड फॉर्म, नो बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओरिएंटेशन सही नहीं है इनका, चाहे जितना ये कोलाइड करते रहें, कितनी भी एनर्जी गेन कर लें, प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे सिमेट्री नहीं है और ओरिएंटेशन नहीं है इनके बीच में। तो देखो यहाँ पर से मैं कह रहा हूँ कि इस कंटेनर में बहुत सारे A2B2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये सब A2B2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये कोलाइड करेंगे और ओनली कुछ कोलिजन जो हैं वो इफेक्टिव होंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो अगर A2 मॉलिक्यूल मैंने इस तरह ड्रॉ किया है और B2 मॉलिक्यूल इस तरह ड्रॉ किया है, अगर ये कोलाइड ऐसे कर रहे हैं तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। सो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन नो प्रोडक्ट विल फॉर्म। बट ऐसे हो जाए कि ये A मॉलिक्यूल है एंड दिस इज़ B मॉलिक्यूल और बिल्कुल इस तरह से आमने सामने बिल्कुल फेस टू फेस कोलाइड कर जाएं, तो इससे क्या होगा कि A का बॉन्ड वीक हो जाएगा, A का बॉन्ड वीक हो जाएगा और इसका B के साथ बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जिससे क्या बोलेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो देखो यहाँ पर ए बी से टकरा रहा है, ये भी ए बी से टकरा रहा है, दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन, हेड टू हेड कोलिजन एंड ए बी दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, सो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। करेक्ट। अब यहाँ पर हम समझते हैं जो मैंने बात की थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो देखो A2B2 रिएक्ट करके 2AB बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ AC मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो A2 मॉलिक्यूल B2 मॉलिक्यूल ये आपस में कोलाइड किए, तो देखो जब कोलाइड करेंगे A2B2 मॉलिक्यूल तो AA का बॉन्ड वीक होगा, तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर AA बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और A और B के बीच में बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे F लिख रहा हूँ, यहाँ पे B लिख रहा हूँ। A और B का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और B और B का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ऐसी स्टेट जहाँ पर
न्यू बॉन्ड बनने वाला होता है, ध्यान देना, जहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म होने वाला होता है और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने वाला होता है, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, TS फॉर ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इस ग्राफ में यही चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाई थी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी बनेगा जब वो मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन से जो है वो कंबाइन हो रहे हों, कोलाइड कर रहे हों, ठीक है। तो इस पोजीशन में क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट। एंड इसके बाद ओल्ड बॉन्ड यानी A2 बॉन्ड विल ब्रेक, B2 बॉन्ड विल ब्रेक एंड 2AB बॉन्ड विल फॉर्म। दिस इज हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं फॉर कोलिजन थ्योरी, ठीक है। इन सभी, अच्छा एक बात और यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोलूँगा, इसको 4th पॉइंट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको डिनोट करते हैं A से। सुनो ध्यान से, क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर सेकेंड इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मैं बोल रहा हूँ, उससे आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या सीखने जा रहे हैं कि किसी रिएक्शन को होने के लिए फिर पूरी रिएक्शन का जो रेट है वो किस किस बातों पर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट प्रोपोर्शनल टू ओरिएंटेशन फैक्टर, कोलिजन फैक्टर और एनर्जी फैक्टर, इन तीनों बातों पर ओवरऑल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। फाइनल कंक्लूजन ये निकला है, ठीक है। एनर्जी फैक्टर टेम्परेचर से आया, कोलिजन फैक्टर कोलाइड करने से, ओरिएंटेशन प्रॉपर ओरिएंटेशन में कंबाइन करने से। आपको पता है कोई रिएक्शन, मैंने कहा कि कोई भी रिएक्शन है A2P है तो इसका रेट कैसे लिखते हो आप, रेट इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A। तो अगर मैं रेट को ऐसे लिख रहा हूँ तो क्योंकि रेट के प्लेस में मैं यहाँ पे K लिख सकता हूँ इस तरीके से, क्योंकि मैं रेट प्रोपोर्शनल टू दिस यानी कि K प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है, यानी कि K इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो रेट कांस्टेंट K या रेट, इसको रेट कह सकते हो, रेट कांस्टेंट इक्वल टू P फॉर ओरिएंटेशन फैक्टर, A फॉर कोलिजन फैक्टर और e की पावर माइनस EA/RT, दिस द एनर्जी फैक्टर। तो अब देखो e की पावर माइनस EA/RT यहाँ पर क्या है, यह है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब 1000 मॉलिक्यूल में 10 से 20 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी कि वो ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी टू फॉर्म द प्रोडक्ट। एंड ए क्या है, वही अभी जो मैंने बताया है, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी पर सेकेंड है ना, ओके। अब P इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उनके बीच में प्रॉपर ओरिएंटेशन रहा होगा, यानी प्रोडक्ट तो हम बनाना चाहते हैं ना, तो इसको प्रोबेबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं। तो P की वैल्यू हम लोग 1 ले सकते हैं। हम लेट की जो भी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना रहे हैं दे आर कोलाइडिंग विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि प्रोडक्ट बनाएंगे ही, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर को हमने 1 ले लिया है, ठीक है। तो यही हमारी इक्वेशन NCERT में दे रखी है, K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA/RT। अगेन A इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल के पहले प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसको मैं ऐसे भी सकता हूँ K/A इक्वल टू E की पावर माइनस E/RT। तो अगेन E की पावर माइनस E/RT क्या है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी। इस इक्वेशन में आप ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसको हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना ना। इसमें ln, इसमें लॉग ले लिया हमने, तो ln K
log m इंटू एन, तो log m प्लस log n, तो ln a log m की पावर n क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी ln e की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ln a माइनस ई ए बाई आर टी। इस तरह लॉग लिए होंगे, आप इसको देख लीजिएगा। अब इसमें ये नेचुरल लॉग है, हमको लॉग बेस 10 चाहिए, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2.303 लॉग बेस 10 के 2.303 लॉग 10 ए माइनस ए बाई आर टी, फिर 2.303 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये फाइनल इक्वेशन हमारी आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें log 10 और 1 बाई आर टी के बीच में हमने ग्राफ खींचा है, जिससे y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, ठीक है, और ये हमारा 1 बाई टी के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचा ना, तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, स्लोप, ठीक है। तो देखो log के एंड 1 बाई टी ये ग्राफ होगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, एंड दिस द स्लोप ई अपॉन 2.303 आर, और इतना पोर्शन क्या होगा, इंटरसेप्ट log ए, ठीक है, तरीके से। नाउ इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे देखें, तो देखो ध्यान से, इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, टेम्परेचर चेंज होने से रेट कांस्टेंट के चेंज होता है, ओके। तो टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट K1 हो गया, टेम्परेचर T2 पर रेट कांस्टेंट K2 हो गया, लेट एक्टिवेशन एनर्जी में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, सो हमने क्या कर दिया, log K1 log A माइनस ई अपॉन 2.303 RT1 log K2 इक्वल टू log A माइनस ई अपॉन 2.303 RT2, ये दो इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन में क्या किया, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो ये log K1 माइनस log K2, ये माइनस होगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इतना पोर्शन, तो log K1 माइनस log K2 यानी कि log K1 बाई K2, log M माइनस log N क्या होता है, log M बाई N। इसमें हमने माइनस ई अपॉन 2.303 कॉमन कर लिया, तो इनसाइड क्या बचा, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ठीक है। दिस इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट आरएनएस इक्वेशन या रेट इक्वेशन, ठीक है। अगर ऐसे मैं कह दूं कि टेम्परेचर पहले 200 था, फिर 210 कर दिया, तो रेट उसका डबल हो गया, यानी कि अगर मैं K1 के ले रहा हूँ तो K2 कितना हो जाएगा, 2K, क्योंकि रेट डबल यानी कि रेट कांस्टेंट डबल हो गया, ठीक है। एंड एक चीज़ और देखना हमको यहाँ पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो दिस y एक्सिस हैज़ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस x एक्सिस हैज़ काइनेटिक एनर्जी। सो जब हम ऐसे ग्राफ हमने बनाया है, तो इतने पोर्शन के पास इफेक्ट, इतने जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे हैं, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, they have a kinetic energy but they do not have a sufficient energy to form the product, only this portion of the graph, इस पोर्शन ऑफ द ग्राफ में जो मॉलिक्यूल हैं दे हैव ए सफिशिएंट एनर्जी टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ठीक है। सो इतने मॉलिक्यूल पास हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी है, यानी कि ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इनके पास सब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। नाउ अगर इसमें हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, ओके, हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्या होता है, बढ़ता है। सो लाइक दिस, ये देखो, अब ये जो ग्राफ बनाया मैंने, थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, एनसीईआरटी में T+10 पर ग्राफ है। अब जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स का जो कर्व्ड एरिया है वो इतना आ गया, इसको मैं CD मान लेता हूँ, पहले ABCD था, अब ये पहले इसको मैं मान लेता हूँ EF, ठीक है। सो अब फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जस्ट पहले का 2 टाइम्स नहीं हो गया, यानी कि जो EFCD है दैट इज इक्वल टू 2ABCD, ठीक है। यानी कि फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी इंक्रीजेस 2 टाइम्स, या इट में इंक्रीज 3 टाइम्स, ठीक है। वही बात जो मैंने कहा था कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि भाई फ्रैक्शन ऑफ, पहले मान लो कि जो है वो 10 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी थी टू फॉर्म प्रोडक्ट आउट ऑफ 100, एंड उसके बाद हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, सो वी हैव नाउ 20 मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, तो रेट इंक्रीजेस 2 टाइम्स,
ओके। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन रेट। इसको अच्छे से नोट कर लेना।